गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट किया था और अभी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने जो है वो इसमें 3 टॉपिक कवर किए हैं। पहले किया था K2Cr2O7, उसके बाद जो है वो हमने कवर किया पेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, फिर तीसरा हमने कवर किया था KMnO4। ठीक है, इसी सीरीज़ में जो है वो हम आयरन के जो है वो कंपाउंड जो है वो लेंगे, 2 कंपाउंड। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो है वो है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसका नाम पोटाशियम फेरोसाइनाइड है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास K4FeCN6 और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन नाम बोलते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना, फेरो का मतलब जब भी आएगा तो इसका मतलब आयरन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है पोटाशियम फेरोसाइनाइड का लेबोरेटरी में, ठीक है, ये लेमन येलो कलर का जो है वो सॉल्ट होता है हमारे पास। ठीक है, जिसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का, तो जो लेबोरेटरी में होता है तो उस पे जो बाहर स्टिकर लगा होता है, जैसे ये सॉल्ट होगा, अगर इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो वहां पे 3 मॉलिक्यूल जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के भी होंगे। ठीक है, जुड़े हुए। ठीक है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे। तो जब इसका मोलर मास लेते हैं तो टोटल हम इस सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये क्या है आपके पास, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो जो इसका यूपीएससी नाम होता है वो होता है पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले पोटाशियम आ जाएगा, तो इसको आप टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखते। ठीक है, ये आपको नोमेनक्लेचर कराऊंगा मैं अगले यूनिट में, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल में करेंगे, तो वहां पे आपको जो है वो ये मालूम चल जाएगा। तो इसका जो नाम आता है वो आता है पोटाशियम हेक्सासियानो। ठीक है, साइनाइड को जो है वो एज ए लिगेंड जो है हम नाम बोलते हैं सियानो। ठीक है, तो हेक्सासियानो। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे इसमें, तो देखो आपके पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। आयरन को मैंने X मान लिया, साइनाइड पे चार्ज होता है -1, तो 6 साइनाइड इसमें लगे हुए हैं, तो -1 × 6 क्या आ जाएगा आपके पास, ये -6। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया इसके पास, 4 नेगेटिव, तो ओवरऑल इज इक्वल टू -4, तो X इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो माइनस चार्ज होता है, तो हम 8 जो है वो वर्ड जो है वो उसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसी का जो है वो काउंटर पार्ट मेरे पास होता है, जिसको जो है वो हम बोलते हैं पोटाशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, तो पोटाशियम फेरिसाइनाइड जो होता है वो मेरे पास जो है वो इसमें पोटाशियम के 3 जो है वो यहाँ पे आयंस जुड़े होते हैं। ठीक है, और अंदर साइनाइड 6 होता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना कि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है पोटाशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, ये रेड कलर का कंपाउंड होता है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +3 रहेगी। ठीक है, और यहीं से क्लियर हो जा रहा है, ऐसे निकालना मत, जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 पोटाशियम, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब में ये लागू होगा। ठीक है, तो ये 3 का डिफरेंस आ गया, तो उसमें आयरन 3 में है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 और 4 2 का डिफरेंस है, तो आपके पास जो है वो आयरन इसमें कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। तो इसकी प्रिपरेशन में जो है वो हमारे पास 3 मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड हम करते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ, जब हम कोल गैस की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो एज ए साइड प्रोडक्ट जो है वो हमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो है वो मिल जाता है, हम एज ए साइड प्रोडक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कोल गैस होती है हमारे पास मीथेन। तो जब भी कोल गैस की प्रिपरेशन की जाती है तो उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, HCN, जो कि एक एसिड होता है, वीक एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये बोलता है कि जब आपके पास आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, कोल गैस की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, जिसमें मेजर कंटेंट मीथेन का है, तो उसमें इंप्योरिटी होती है जी 0.3% HCN होता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि इस HCN को आप अल्कली के साथ ट्रीट कर दो। ठीक है, KOH के साथ ट्रीट कर दो। तो जब आप इसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे जो है वो आपके पास जो है वो एसिड बेस जो है वो रिएक्शन हो जाती है। और जब आपके पास एसिड बेस वहां पे रिएक्शन हो जाती है तो आपके पास जो है ये बन जाता है KCN, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे मेरा बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता है सॉल्ट और वाटर इसमें बनेगा। ठीक है, तो KCN बन गया और यहाँ पे मेरा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये जो KCN होता है इसकी रिएक्शन हम फेरस सल्फेट के साथ करवा देते हैं। जब फेरस सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को जो है वो कंपाउंड मिल जाता है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो ये मेथड है कि जो आप HCN जो है वो हमारा एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है कोल गैस में, उसकी रिएक्शन किसके साथ, KOH के साथ, फॉलोड बाई फेरस सल्फेट के साथ। ठीक है,
फिर हमने क्या किया कि हमने एक और मेथड जो है उसका डिस्कवर किया कि लेबोरेटरी में आप इसको कैसे बनाओगे। तो लेबोरेटरी में आप इसकी प्रिपरेशन करोगे कि वहाँ पे आपने एक फेरस सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन जो है वो आपने डायरेक्ट किसके साथ कर दी, KCN के साथ कर दी, ठीक है। फेरस सॉल्ट लिया हमने और KCN भी रेडीमेड ले लिया, ठीक है, हमने बनाया नहीं उसको, तो उसको जो है हम लेबोरेटरी में जो है उसकी रिएक्शन कर दी KCN के साथ, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फेरस सल्फेट प्लस KCN, ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो मैंने की। तो सबसे पहले मेरे को मिला फेरस साइनाइड, क्या मिला मेरे को, फेरस साइनाइड, ठीक है, FeCN2। फिर ये फेरस साइनाइड जो है वो फर्दर KCN के साथ रिएक्ट करके मेरे पास क्या बना देता है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, FeSO4 प्लस 6 KCN, ठीक है, इज इक्वल टू K4FeCN6, ठीक है, जैसे आपने ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये लास्ट स्टेप। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी कैन यूज डायरेक्ट, ठीक है, फेरस सल्फेट एंड पोटाशियम साइनाइड टू प्रोड्यूस पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेथड आता है। तीसरा मेथड मिलता जुलता मेथड है जो हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है, इससे जो है वो मिलता जुलता मेरे पास जो है मेथड है। तो यहाँ पे मैंने फेरस सॉल्ट लिया था फर्स्ट मेथड में, इवन सेकंड मेथड में भी मैंने फेरस सॉल्ट लिया है। तो थर्ड मेथड में जो है वो मैं फेरस सॉल्ट की बजाय वहां पे फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो वहां पे ले लूंगा। मतलब आयरन 2 जो होता है उसका हाइड्रोक्साइड बना के FeOH ट्वाइस, और आयरन 3 पॉजिटिव का भी हाइड्रोक्साइड FeOH जो है वो होल थ्राइस, ठीक है। तो ये FeOH ट्वाइस और FeOH थ्राइस, ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो आपको करनी है और रखना आपको HCN नहीं है, ठीक है। देखो HCN इसमें भी यूज हुआ, ठीक है, फर्स्ट मेथड में HCN यूज हुआ, लेकिन जो सेकंड मेथड था उसमें मैंने KCN का यूज किया डायरेक्ट। तो ठीक है जी, बेस है ये आपके पास। जब आपने आयरन हाइड्रोक्साइड लिया, आयरन डाई हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो है वो आपने HCN के साथ करवाई, ठीक है। इसको आप आयरन हाइड्रोक्साइड ही बोलें, ठीक है, डाई हाइड्रोक्साइड रहने देना, और इसको आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बोलें और इसको आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बोलें, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। तो जब आप इसकी बेस के साथ इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे तो आपके पास जो है वो बन जाता है FeCN ट्वाइस। यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन हुई तो आपके पास वाटर निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आपने 3 इसमें OH ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, आपका आयरन 3 हाइड्रोक्साइड होगा, तो जब आप इसकी HCN के साथ रिएक्शन होगी तो वहां पे 3 CN जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर होता क्या है कि ये जो आयरन 2 है, इसमें आयरन 2 और इसमें केस में जो आयरन 3 होगा वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, आयरन 2 और आयरन 3 साइनाइड, ठीक है, दोनों ही साइनाइड है, तो आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना देते हैं जिसको बोलते हैं हम फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक फेरोसाइनाइड। इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, Fe4, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। तो जो इसका नाम है फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक क्यों बोला, क्योंकि ये जो बाहर 4 आयरन के जो एटम लगे हुए हैं ये चारों Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। और इसका कलर पता कैसा होता है, इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू कलर होता है। अगर आपको याद होगा, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपने डिटेक्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो अपने चाइना डिश में जो है वो आप सबसे पहले जो है वो लेसनेज एक्सट्रैक्ट बनाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोलता था कि नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के टेस्ट करो। तो जब भी आप जो है वो नाइट्रोजन का टेस्ट परफॉर्म करते थे, जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेते थे, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसकी जो है वो रिएक्शन करते थे, और आपने जो है वो लेसनेज एक्सट्रैक्ट लिया था, और उसको जब आप हीट करते थे तो अगर आपका वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपके पास एक प्रूशियन ब्लू कलर आता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आप वो पिक्चर याद करना कि कैसे जो है वो उसका प्रूशियन ब्लू कलर आता था। तो जो प्रूशियन ब्लू कलर आता था वो इस कंपाउंड की वजह से ही आता था, Fe4 FeCN6 थ्राइस, ठीक है। तो यही कंपाउंड जो है वो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका बनता है जब आपका फेरिक साइनाइड और आपका फेरस साइनाइड जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास जो है जब आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CN बॉन्ड होता है तो वो आपका ये प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसमें भी ये रिएक्शंस होती हैं और अल्टीमेटली आपके पास ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन होता था कि प्रूशियन ब्लू क्या है, तो वो प्रूशियन ब्लू ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, जिसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है प्रूशियन ब्लू, ठीक है। जैसे सी ग्रीन होता है ना, जैसे समुद्र का जो है वो पानी होता है, जैसे ब्लूइश सा जो है वो उसकी शेड आती है, तो वैसा जो है वो आपके पास जो है ये इसका कलर होता है, ठीक है। तो फिर आप इस पोटाशियम में आपका इसका जो फेरिक फेरोसाइनाइड होता है, इसकी रिएक्शन जो है जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो, जिसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, तो इसमें जो है वो Fe4 को जो है वो कैल्शियम रिप्लेस कर देता है, ठीक है। बाहर, अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर ये जितना बनना था बन चुका है, तो बाहर ये कैल्शियम जो है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो 4 आयरन को जो है वो मेरे पास जो है वो 6 कैल्शियम मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। 3 और ये, ठीक है, ट्वाइस मैंने यहाँ पे कर दिया, तो 6 जो है वो ये रिप्लेस करते हैं। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, आपको ये मेमोराइज करना है और इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसकी फर्दर जो है वो आप पोटाशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर दो, तो ठीक है, ये यहाँ पे ये
स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ तक की होगी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपकी यहाँ तक होगी, ये मेरे पास जो है वो नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। तो इस कैल्शियम 2 को पॉजिटिव को जो है वो पोटाशियम वहाँ पे रिप्लेस कर देगा और मेरे पास जो है वो पोटाशियम फेरोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है। तो तीसरा मेथड थोड़ा सा लेंथी है, तीसरा मेथड है फेरस, ठीक है। तीसरा मेथड मैंने किया कोई भी आप ले सकते हो, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो है वो आपको 3 मेथड याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी आपसे मेथड पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन पहले तो आपको फार्मूला का याद रखना है कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज आती है, तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ इसकी। तो इस बार भी ये एग्जाम में पूछी गई थी, है ना, 2 नंबर की, या आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन द पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो जब पोटाशियम फेरोसाइनाइड को आप हीट करते हो 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ये इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इवेपोरेशन हो जाती है, तो ये लीव कर देते हैं इस कॉन्ट्रीब्यूशन कंपाउंड को, ठीक है। लेकिन आप बोलते हैं कि फर्दर आप इसको हीट करो, तो अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो तो आपके पास जो है ये पूरा कंपाउंड ही टूट जाता है, ये पूरा स्क्वायर में जो आपके पास आएंगे ये ब्रेक कर जाते हो, आपके पास बनाते हैं KCN आयरन कार्बाइड FeC2, ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड, ठीक है। इस तरीके के जो आपके पास स्पीसीज होती है उनको कार्बाइड बोला जाता है C2, और आपके पास जो है वो N2 गैस वहां पे लिबरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन द पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट याद रखने की जी, पहले तो 140 डिग्री सेल्सियस में वाटर मॉलिक्यूल लीव होता है, और बाद में जब फर्दर आप इसको हीट करते हो तो KCN और वहां पे आयरन कार्बाइड जो है वो मेरे पास बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद H2SO4, ठीक है। तो रिएक्शन विद H2SO4 भी 2 तरीके से हो सकती है, डाइल्यूट के साथ या कंसंट्रेटेड के साथ। अगर ये बोलते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर आप ये रिएक्शन करते हो तो ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जो स्क्वायर में लिखा होता है ये एज इट इज ही रहेगा, ये ब्रेक नहीं होता। FeCN6 इसमें भी रहेगा, बाहर एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे K4 है टोटल, तो यहाँ पे जो है वो एक आयरन जुड़ जाएगा, आपके पास जो है वो एक आयरन मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इसके 2 मोल होंगे, इसके 3 मोल वाटर के H2SO4 के होंगे। तो जो मेरे पास जो है वो एक कंपाउंड से जो है वो Fe2 पॉजिटिव ट्रांसफर होकर जो है वो यहाँ पे जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका नाम बन जाता है पोटाशियम, ये आयरन है, इसको आयरन बोलेंगे, आयरन 2, कौन सी ऑक्सीडेशन है 2 पॉजिटिव में, तभी तो 4 हुआ ना टोटल, 2 पोटाशियम पे 1-1 पॉजिटिव और इस पे 2 पॉजिटिव, ठीक है। पोटाशियम आयरन 2 हेक्सासियानोफेरेट 3, ठीक है। अभी भी ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो आयरन रहता है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप इसकी रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये पूरा ब्रेक कर जाएगा और आपके पास जो है वो ये इनर स्फीयर भी जो होगा इसका ये टूट जाएगा, पोटाशियम सल्फेट आयरन फेरस सल्फेट में चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अमोनियम सल्फेट भी जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा, इस नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी जो है वो रिलीज हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि कार्बन जो है किसमें चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है इसका ये पूरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल कंपाउंड्स में, ठीक है। उसके बाद आती है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो आपका ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड होता है इसकी रिएक्शन बताओ कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, या कॉपर 2 पॉजिटिव का कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। तो ये बोलता है कि कॉपर सल्फेट के साथ जब इस पोटाशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे जो K4 होता है इसको रिप्लेस कर देते हैं 2 कॉपर आयन, है ना, क्योंकि कॉपर पे एक कॉपर पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 2 कॉपर पे कितना हो जाएगा +4, तो मतलब ये 4 K पॉजिटिव के इक्विवेलेंट 2 कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। तो बस आपने क्या करना कि इन 4 K पॉजिटिव की जगह क्या लगा देने, 2 कॉपर लगा देने, तो आपके पास बन जाएगा कॉपर हेक्सासियानोफेरेट। बस नाम वही है, पोटाशियम की जगह मैंने कॉपर कर दिया, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका ब्राउन कलर होता है, ये मैंने चॉकलेट कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो है वो ब्राउनिश कलर चॉकलेट की तरह जो है कलर आता है, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो, ठीक है, आपने ग्रुप 2 किया होगा, अगर आप एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल की याद करो तो जो बेसिक रेडिकल्स मेरे पास होते थे जब हम जो है वो मेटल कैटाइंस की बात करते थे, जिनको हम बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, तो ग्रुप 2 में जो है वो हम जो है उसमें H2S गैस जो है वो पास करते थे, ठीक है। तो जब हम उसमें H2S गैस पास करते थे तो वहाँ पे जो है वो मेरे पास डिटेक्ट हो जाता था कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन एटसेट्रा, है ना। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर आपके पास है तो कॉपर 2 पॉजिटिव का कन्फर्मेटरी टेस्ट दे देगा पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है कि जब आपके प्रेसिपिटेट आए उनको फिल्टर करो, फिर प्रेसिपिटेट की वॉशिंग करो, ठीक है, फिर उसमें से जो है वो अलग अलग करो, फिर जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट करो। तो अगर आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट है तो आपके पास जो है वो पोटाशियम फेरोसाइनाइड के साथ कैसा देगा, ये कलर चॉकलेट कलर देगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सॉल्ट एनालिसिस में इसकी बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे मान लो आपके पास आयरन 3 पॉजिटिव है, ये ग्रुप 3 में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ग्रुप 3 में क्या क्या होता है, आयरन 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मान लो आपका ग्रुप 3 में अपने आयरन 3 पॉजिटिव को आपको डिटेक्ट करना है और आप वहां तक पहुंच चुके हैं, तो आयरन 3 पॉजिटिव के साथ भी जो है वो ये रिएक्ट करता है। तो FeCl3 में आयरन 3 पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से ये 3 के पॉजिटिव को हटा देगा और वहां पे KCl बना देगा। क्या बना देगा, KCl के 3 मोल निकल जाएंगे और खुद जो है वो बाहर लग जाएगा। तो ये भी प्रूशियन ब्लू कलर जो है वो आपको देता है। तो जब भी आप आयरन का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो, ये स्पेसिफिक टेस्ट जब आप करते हो सॉल्ट एनालिसिस में, तो अगर आपके पास जो है Fe3 पॉजिटिव है तो वहां पे आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन करते हो। फिर आता है रिएक्शन विद जिंक आयन। तो आपको पता है कि जिंक आयन जो है वो आपका ग्रुप 4 में प्रेजेंट होता है। ग्रुप 4 के जो बेसिक रेडिकल होते हैं वो होते हैं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव की डिटेक्शन करनी है तो आपके पास जो है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ सिमिलर इसकी रिएक्शन होती है। जिंक 2 पॉजिटिव होता है, तो जैसे कॉपर उसमें जुड़ा था, कॉपर के 2 आयन जुड़े थे, वैसे जिंक के जुड़ जाएंगे। तो आपके पास इसके बाइट प्रेसिपिटेट या बाइट ब्लूइश प्रेसिपिटेट जो है वो इसके बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो आपने जो है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की मदद से 3 आयन्स तो डिटेक्ट कर लिए। कौन कौन से आयन डिटेक्ट कर लिए, जिंक 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और आपने जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम जो है वो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है ये कौन से आयन्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में 3 आयन अगर ये होंगे या 2 होंगे या कोई भी एक दे सकता है इनमें से, तो आपको वो आंसर जो है वो टिक करना है, ठीक है। फिर आता है कि इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड में, तो ये आपका +3 में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। किसमें कन्वर्ट हो सकता है, +3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो +3 में कन्वर्ट होगा तो बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो क्या एक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो इसका रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, कैसा करेक्टर होता है इसका, रिड्यूसिंग एजेंट बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सामने वाले को जो है वो क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पे ये लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, इसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय Cl2 ओजोन और H2O2 एंड एसिडिफाइड KMnO4, इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है Cl2 H2O2, ठीक है, या ओजोन वाटर की प्रेजेंस में। तो ये जो मेरे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड था K4CN6, ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। ये जो ऑरेंज कलर का आपके पास लेमन येलो कलर का कंपाउंड होता है, ये रेड कलर के जो है वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिसाइनाइड में आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे जो है 4, यहाँ पे 6। तो आपने इस तरीके से आपने ध्यान रखना, बाकी कोई चेंज नहीं करना आपने। Cl2 H2O2 ओजोन वाटर, तो इस कंपाउंड की जो है वो मेरे पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अगर इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपके पास ये क्या एक्ट किया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये स्पीसीज जो है Cl2 H2O2 ये इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, इनका कलर अलग अलग होता है, उतनी डिटेल में आपने जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं इसके यूज, आपसे वो यूज भी पूछ सकता है क्योंकि 3 ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक प्रिपरेशन, एक स्ट्रक्चर, एक केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूज, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है ये रिएजेंट जो है वो यूज किया जाता है लेबोरेटरी में फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है सॉल्ट एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ जो है वो आयंस की के लिए जो है वो ये किया जाता है, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव आयन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 3 में आयरन जो है वो मेरे पास जो है वो 2 पॉजिटिव को जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, जिसमें जो है मेरे पास प्रूशियन ब्लू कलर आता है, ठीक है। 3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आयरन 3 पॉजिटिव है, प्रूशियन ब्लू कलर को जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो मेरे पास रेड कलर देगा, ठीक है। और जिंक पॉजिटिव मेरे पास क्या देगा, व्हाइट कलर देगा, ठीक है, क्या देगा, व्हाइट कलर देगा। इट कैन बी ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रूशियन ब्लू, ठीक है। ये KFeFeCN6 जिसमें आयरन यहाँ पे +3 पे होगा, या बहुत सारे जो है वो आयरन भी जुड़ जाएंगे, जैसे मैंने वहां पे बनाया हुआ था Fe4, है ना, इस तरीके से FeCN6 होल थ्राइस, है ना, पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखा। तो प्रूशियन ब्लू अगर आपको बनाना है, वैसा कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो आपके पास जो है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, कि जब आप आयरन को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अभी इसका जो है वो आप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उतना नहीं आपको जाना डिटेल में। रही इसके स्ट्रक्चर की बात, तो स्ट्रक्चर जो है वो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो ये ब्रेक कर जाता है 4K पॉजिटिव आयन में, क्योंकि ये आयनिक बॉन्डिंग होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। सारा डिटेल में मैंने करवाना है आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताना है वहां पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ये कैसे ब्रेक करते हैं, इनकी लिगेंड्स क्या होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, वो सारा आने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाएंगे।
तो देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो 4 के एक के पॉजिटिव आयन गए, तो यहीं पे मेरे को बैलेंस करने के लिए 4 नेगेटिव लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की, तो एक्स साइनाइड पे होती है -1, तो -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 -6, और आपके पास जो है वो ओवरऑल चार्ज कितना है -4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये -6 पर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 - 4 कितना आ जाएगा +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 है। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो इसकी बॉन्डिंग जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे देखते हैं, हालांकि ये मुझे करवाना है अगले चैप्टर में। तो देखो आयरन की न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन होती है 3d6 4s2। लेकिन यहाँ पे आयरन है +2 में, तो +2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आर्गन 3d6, ठीक है, तो 4s0 हो जाएगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा 3d6, 5 बॉक्स बना दिए, 4s0 4p0, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब बॉन्डिंग बताते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है, आपको वेकेंट भी लिखने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है सबको पहले 1 2 3 4 5 फिर पेयरिंग होगी, फिर 6 रूल आएगा, ठीक है, हंट्स रूल आ जाएगा इसमें, फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इनकी पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो साइनाइड है वो उसके जो है वो 6 लिगेंड जो है वो उसमें जुड़े हुए हैं। तो वेकेंट के ऑर्बिटल कितने चाहिए, इसको 6 ही चाहिए। तो ये क्या करता है कि 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन की क्या कर देता है, पेयरिंग कर देता है, इनको मूव कर देता है, ठीक है। तो जैसे इनको मूव करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन ये पेयर हो गए, तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये 2 d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल 4 का और 4 के 3 ऑर्बिटल आपस में ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, ठीक है, बिफोर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइनाइड, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाती है, और आपके पास जो है ये ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, D2sp3 भी हो सकती है, sp3d2 भी हो सकती है। ये भी मैं सारा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है वो बताऊंगा, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखो, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जब भी 6 लिगेंड जुड़े होते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा आता है, ऑक्टाहेड्रल आता है, ठीक है। तो आयरन जो है वो इस तरीके से जो है वो 6 लिगेंड, 4 एक ही प्लेन में और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। तो इतना सा याद रखना आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगला कंपाउंड आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है रेड कलर का कंपाउंड होता है। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। पहले आपने जो कंपाउंड पढ़ा पोटाशियम फेरोसाइनाइड, उसमें भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, देखो तो बड़ा कॉमन सा नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लेकिन ऐसे याद नहीं लगता कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो क्या जो है वो स्पीसीज है, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वो आपका, इसका यूपीएससी नेम आता है, देखो सोडियम, ये जो बाहर वाला है, फिर आता है अल्फाबेटिकली N से नाइट्रोसो, फिर इसके बाद आता है पेंटासाइनो, क्योंकि 5 साइनाइड है तो क्या बन जाएगा ये पेंटासाइनो फेरेट 2 डाइहाइड्रेट, ठीक है। ये नेमिंग भी मैं आपको अगले चैप्टर में कराऊंगा, लेकिन जब आप अगले चैप्टर में नेमिंग करोगे फिर जब आप इसको रिवाइज करना तो आपको IUPAC नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है बड़ी बार, गिव द IUPAC नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, सोडियम नाइट्रोसो पेंटासाइनो फेरेट 2, ठीक है, ये आपका जो है उसका नाम होता है। तो इसकी जो है वो आपको प्रिपरेशन बतानी है कि इसकी प्रिपरेशन जो है कैसे कर सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो आप करते हो रिएक्शन ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनाइड, जो हमने पीछे यूज़ किया, उसकी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो ये बोलता है कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हो तो ये फेरोसाइनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरोसाइनिक एसिड मतलब अभी भी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी +2 में है। तो नाइट्रिक एसिड में से जो है वो 4 H पॉजिटिव आयन आएंगे और K को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ H4 लग गया। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के साथ H जुड़ा हो बाहर H पॉजिटिव, तो वो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाता है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज जो H पॉजिटिव आयन देगी ब्रेकिंग पे उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोल देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाता है फेरोसाइनिक एसिड +4KNO3, ठीक है। जब आप इस मिक्सचर को हीट करते हो तो साइमल्टेनियसली आपके पास जो HNO3 होता है वो बॉयल करके मेरे पास जो है वो क्या लिबरेट करता है, नाइट्रोसिल, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, NO। और यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ये जो आपका फेरोसाइनिक एसिड होता है इसमें आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और ये जो नाइट्रोसिल होता है ये फर्दर जो है वो फिर आपका रिएक्ट करेगा उस कंपाउंड के साथ। तो पहले देखते हैं। तो ये ही बोला मैंने, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये इस
साइनिक एसिड को, फेरोसाइनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगी फेरीसाइनिक एसिड में। तो आयरन चला गया +3 में, तो बाहर मेरे पास कितने हो जाएंगे, H3 हो जाएंगे, और साइनाइड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि यहाँ 6 यहाँ 3, तो आयरन 3 के जाने का मतलब क्या होगा कि मुझे हाइड्रोजन भी कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इस फेरीसाइनिक एसिड की रिएक्शन होती है नाइट्रोसिल से, जो ऊपर बना था मेरे पास, ठीक है। तो नाइट्रोसिल के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो NO जो है वो इंसर्ट कर जाएगा इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और वहां से एक साइनाइड निकल जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा नाइट्रोप्रूसिक एसिड। क्या बन जाएगा ये, नाइट्रोप्रूसिक एसिड, जिसमें H2 हो जाएगा क्योंकि NO जो है वो अंदर आ गया, और यहाँ से HCN जो है वो लिबरेट हो जाएगा। तो नाइट्रोप्रूसिक एसिड फर्दर ये सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है उसकी रिएक्शन करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ इसलिए की ताकि इसका मुझे सोडियम कंपाउंड बनाना है। नाइट्रोप्रूसिक एसिड है ना, ये H2H पॉजिटिव लगा हुआ है, तो मुझे इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, सोडियम कार्बोनेट के साथ कर दी। तो वहां पे H पॉजिटिव की जगह मेरे पास क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बना, ये बना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब भी माइंड में आता है तो सोडियम तो बाहर होगा ही होगा, आयरन भी होगा अंदर, ठीक है। क्या होगा, आयरन भी होगा, +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, और क्या लिगेंड होंगे अंदर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो नाइट्रो से कंफ्यूजन होता है कि NO2 होता है, तो NO2 नहीं होगा, वहां पे NO होता है। एक बात आप ये ध्यान रखना, और साथ में क्या होगा आपका, साइनाइड होगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कंपाउंड प्रिपरेशन है। इसकी रिएक्शंस ये याद करने वाली है, थोड़ी क्रैमिंग वाली है। इसकी रिएक्शन कोई ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद करना। रेड कलर का एक कंपाउंड होता है, सॉल्युबल होता है इन वाटर अल्कोहल में, बट ज़्यादा देर इसका पानी में सोल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए इसको आप फ्रेश ही बनाते हो जब भी आप इसको लेबोरेटरी में बनाएंगे। फिर ये बोलता है कि जो सल्फाइड आयन होते हैं, ठीक है, जो H2 नेगेटिव आयन होते हैं, ये इनके डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है। क्योंकि जब आप कोई भी सल्फाइड का आयन लेते हो, जैसे मान लो सोडियम सल्फाइड आपने लिया, और इसकी रिएक्शन जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करते हो, तो आपके पास जो है वो वॉयलेट कलर जो है वो बन जाता है। इसमें क्या होगा आपके पास, ये जो सल्फाइड होता है ये आपका इस NO के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक लिगेंड, नया लिगेंड बनाता है NOS, ठीक है, ये NOS इस तरीके से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ सल्फाइड विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। बाकी 5 साइनाइड रहेंगे, आयरन भी उतने रहेंगे, और 2 सोडियम और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वॉयलेट कलर का जो है वो मेरे पास कंपाउंड बनता है, इसको ऐसे याद रखें। फिर ये बोलता है कि जो अल्कली होते हैं मेरे पास, जो बेस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बेस लिया, तो खासकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में जो है वो आप करते हो, तो ये जो है वो आपके पास, मेरे पास जो है वो सोडियम फेरोसाइनाइड जो है वो रोज रेड कलर का जो है वो कंपाउंड जो है वो बना देता है, ठीक है। तो जैसे इसमें Na4 किया मैंने, वैसे भी इसमें Na4 कर दिया और FeCN6 इसमें कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाता है सोडियम फेरोसाइनाइड, जो कि रोज रेड कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद आती है रिएक्शन विद सल्फाइड। तो सल्फाइड के साथ जब भी रिएक्शन होती है, सल्फाइड होता है SO32 नेगेटिव, सल्फाइड के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो ये सल्फाइड जो है ये भी इंसर्ट कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो NOSO3 ये मैंने इकट्ठा लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। तो सल्फाइड भी अंदर चला जाएगा, तो इसका कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। और आप यहाँ पे भी मैंने सोडियम कितने कर दिए, 4 कर दिए, कितने कर दिए, 4 कर दिए। तो लगातार मेरे पास जो है Na4, ठीक है, तीनों रिएक्शन में Na4 जो है बाहर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन आप Ag पॉजिटिव के साथ करोगे, सिल्वर 2 Ag पॉजिटिव के साथ करोगे, तो Ag यहाँ पे 2 ही आएगा, Ag2 FeCN5NO2 Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शन को देख सकते हो, आप इसको रिवाइज ऐसे ही करना। और दूसरी बात ये भी होती है कि एसीटोन के साथ या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके साथ भी ये वॉयलेट रेड कलर देता है, कि मतलब आपको पहचानना है कि वहाँ पे मिथाइल कीटोन है या कोई भी आपके पास जो है वो कीटोन आपको दिया हुआ है, तो आप इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में सम टाइम इट मे बी आस्क्ड, ठीक है। फिर बोलता है कि स्ट्रक्चर बताओ जी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयरन की क्या होगी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से जो है वो आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो बताओगे। तो ये आपका कंपाउंड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो जब आप इसकी आयोनाइजेशन करते हो तो 2 सोडियम इधर निकल जाएंगे और इस पूरे ब्रैकेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 सोडियम, 2 पॉजिटिव निकले तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आयरन को X मान लिया जाएगा, साइनाइड पे -1 होता है तो -1 × 5 कितना आएगा, -5। और नाइट्रोसिल पे चार्ज कितना होता है, 0। अगर मैं 0 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका चार्ज 0 लेता हूं तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो X की वैल्यू आएगी +3, और X की वैल्यू +3 आने का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास सिस्टम कैसा है, D5 है। कैसा सिस्टम है, D5 सिस्टम है। और D5 है और ये बड़े स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं NO और साइनाइड, ये क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। तो जब भी ये पेयरिंग कर देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा।
तो मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा बच जाएगा आफ्टर पेयरिंग ऑफ D5। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली थ्योरी गलत है, जिसमें मैंने आयरन को जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली, +3 निकाली। फिर इसका जो है वो एग्जैक्ट कैसे निकाला जाता है, ये बोलता है कि NO जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है NO पॉजिटिव में, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन Fe3 पॉजिटिव जो है वो गेन कर लेता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको जरा प्रूव करते हैं। देखो अब ये बोलते हैं कि NO को आपने यहाँ पे काउंट करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी है, आपने NO पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर काउंट कर रहा हूँ, ऐसे जनरली NO को 0 ही लिया जाता है। ठीक है, तो NO कितना लेना आपने यहाँ पे, NO पॉजिटिव लेना। तो X क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हुआ, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन था ना इसके ट्रांसफर की वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो साइनाइड कितने, -5, NO पे चार्ज कितना, +1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2। X मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आपने लेनी है +2। तो इसी से प्रूव हो जाएगा कि ये डायमैग्नेटिक होता है। कैसे, जब आपने आयरन 2 पॉजिटिव लिया तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी D6, क्योंकि S से इलेक्ट्रॉन गए तो 3D6 आई, और 3D6 एक बार अगर आपके पास आ गई तो आप जो है साइनाइड और जो नाइट्रोसिल लिगेंड होते हैं ये जो है वो पेयरिंग कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन की, है ना। अब आराम से वो पेयर हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ये पेयर हो जाएंगे आपस में, और वहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी जो है वो D2sp3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नाइट्रोसिल जो है देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, और बाकी जगह सारी जगह साइनाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक स्क्वायर में ये आ गया, और साइनाइड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, 2 यूनिट इनएक्टिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर आ गया FeNOCN5 ट्वाइस का। ठीक है, तो ये जो है वो रिएजेंट यूज किया जाता है, यूज चल पड़े इसके, टू डिटेक्ट द सल्फाइड आयन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग जो है वो उसमें जो है वो मेरे पास ये ऐसे ग्रुप्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये एल्डिहाइड में भी हो सकता है, CH3CHO कीटोनिक, एल्डिहाइड में नहीं होगा सॉरी, ये कीटोनिक ग्रुप को जो है वो CHO ग्रुप इसमें कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, इसको मैंने ओपन करके ऐसे लिख दिया, ये कीटोन की जो है वो डिटेक्शन के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन के लिए जो है मैं बोल दूंगा इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शंस है, रिएक्शन मैंने समराइज किए हैं, ये कर चुका हूं कि सल्फाइड के साथ वॉयलेट कलर आता है, सोडियम के साथ रोज रेड कलर आता है, सोडियम सल्फाइड में सल्फाइड इंसर्ट हो जाता है, अंदर रेड कलर आता है, फ्लैश कलर आता है अगर आपका जो है वो Ag पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन होगी, और डिटेक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन में भी इसका यूज होता है। तो दिस इज अबाउट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आता है एक छोटा सा कंपाउंड है हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो नाम से ही पता चल रहा है हेक्साअमीन मतलब 6 अमोनिया है, कोबाल्ट मतलब उसमें अंदर कोबाल्ट है, और बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम भी यही है, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही इसका IUPAC नेम है। तो जब ये डिसोशिएट होता है तो इस तरीके से 3 क्लोराइड बाहर चले जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर हो जाता है वो टूट जाता है। तो 3 क्लोराइड आयन और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है तो हम 8 नहीं लगाते। आपने देखा होगा मैंने पिछले कुछ कंपाउंड्स में जो 8 यूज किया, फेरेट 8 तब लगता है जब आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो, नेगेटिव चार्ज। वो कैसे पता चलेगा, जब आप इसको ब्रेक करते हो, क्योंकि क्लोराइड पे क्या होगा, -1। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कोबाल्ट की, तो X + 0 इज इक्वल टू +3। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो है वो आप यहाँ पे करोगे। तो प्रिपरेशन में जो है वो आपने क्या करना है यहाँ पे कि हेक्साअमीन क्लोराइड को आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करोगे, आप जो है वो उसको प्रिपेयर करते हो कि आपने मिक्सचर लेना है। किसका मिक्सचर लेना है, कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और उसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल देना है। ये 3 चीजें आपने मिक्स करनी है बीकर में, कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और एक्सेस ऑफ क्या डाल दिया, अमोनिया। अब इस सोल्यूशन में आपने पाइप के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन गैस या एयर को जो है वो बबल करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई रिएक्शन देखो, कोबाल्ट क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और एक्सेस ऑफ अमोनिया जो है मैंने यूज किया 20 मोल्स, और इसमें ऑक्सीजन मैंने पास की, तो आपको क्या बन जाएगा, ये हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि जब आप एयर पास करते हो उसकी जगह आप H2O2 भी डाल सकते हो, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। प्रॉपर्टीज में इसका कलर येलो कलर होता है, डायमैग्नेटिक होता है। अगेन इसमें आपको पता है कि कोबाल्ट की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है,
ठीक है। तो मेरे पास जो है ये D6 सिस्टम है, तो D6 सिस्टम को आसानी से पेयर हो सकता है ना। D5 नहीं पेयर हो सकता, D7 भी पेयर नहीं हो सकता। D6 ऐसे सिस्टम, D4 है ना, ऐसे सिस्टम क्या हो सकते हैं जो इवन है वो जो है वो आपके पास इजीली पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपके पास। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तो चलो बात हम क्रिस्टल फील्ड में करेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन वीक लिगेंड है। हालांकि अमोनिया वीक लिगेंड होता है, बट कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज होने की वजह से जो है वो यहाँ पे जो है वो पेयरिंग जो है वो हो जाती है। तो इस केस में आप ये भी बोल सकते हो कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक्ट कर रहा है, हालांकि होता नहीं, ये वीक लिगेंड होता है। तो उसकी पेयरिंग हो जाती है, तो ये डायमैग्नेटिक आएगा आपके पास। कैसा आएगा? ये डायमैग्नेटिक आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और बाहर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और सब जगह अमोनिया लगा होगा। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास ये गोल्डन जो है वो ब्राउन कलर का कंपाउंड है। आपको पता है कोबाल्ट 2 और कोबाल्ट 3 की मैंने आपको केमिस्ट्री बताई है। तो कोबाल्ट 2 और कोबाल्ट 3 में जो है वो पानी में ज़्यादा स्टेबल कोबाल्ट 2 होता है। ठीक है, और कोबाल्ट 3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये ईजिली जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर को और खुद रिड्यूस हो जाता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब ये जाना चाहता है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज ऑल्सो स्टेबल टू एसिड, मतलब ये बड़ा पार्ट टूटता नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज ही रहेगा जब आप इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करते हो। तो मैं आपको ये इसकी जो है वो कॉपी नोट्स की जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, ये आपने एक बार देख लेना। थोड़ा सा मॉडर्न में दिया नहीं हुआ है उसने केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ये कोई आयन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो फास्ट नहीं देता, बड़ी स्लो इसकी रिएक्शन होती हैं। तो इन का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन। जब इसके n मोल्स रिएक्ट करते हैं तो 6 - 2n इसका फार्मूला बनता है, और इन n अगर जुड़ते हैं तो ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे 6 - 2n हो जाएगा। ठीक है, और 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको एक एज इट इज आप याद रखें। तो ये 3 कंपाउंड मैंने आपको करवाए। अब मुझे इसका एक कंपाउंड बचता है, ठीक है, सीक्वेंस में, और उसके बाद एक टॉपिक बचता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ठीक है, 2-3 मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लोजिंग में हम, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 1-2 लेक्चर और रहेंगे, और फिर जो है वो हम इसको बाइंड अप कर देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीशन में है, आप इसको रिवाइज करते रहो, इसके नोट्स रेगुलरली बनाते रहो। ठीक है, तो फिर जो है वो आपको ये थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।